साथियों, वर्तमान समय में ज्योतिष के प्रति लोगों का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ा है और इसके कुछ कारण भी हैं। वर्तमान समय में लोगों के जीवन में धन का आगमन तो बहुत हो गया है, लेकिन उनकी शांति नष्ट जैसी हो गई है। जिधर भी देखिए हर कोई परेशान सा नजर आएगा। पुराने जमाने में जो शांति लोगों के चेहरे पर नजर आती थी, वह आजकल नजर नहीं आती है। पहले लोगों के पास इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश रहते थे। कम संसाधनों में ही मजे की और खुशी की जिंदगी बिताया करते थे। आज के जमाने में हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम परेशान हैं। कहीं भी आपको संतुष्ट व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। आपने देखा होगा कि सभी संसाधन होते हुए, यानी कार, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ होते हुए भी लोग परेशान से रहते हैं। लोगों के पास कार, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ सुविधाएं, लेकिन आपने देखा होगा कि दाम्पत्य में आजकल कितनी कड़वाहट, लड़ाई झगड़े और कहीं कहीं तो तलाक तक की नौबत के केसेस देखने में आते हैं। फिर बच्चों की पढ़ाई को लेकर लोग परेशान नजर आते हैं, उनके करियर को लेकर परेशान नजर आते हैं। किसी को बेटे बेटी की शादी की चिंता सताई जाती है, कोई अपने व्यापार धंधे को लेकर परेशान है, कोई धन की समस्या को लेकर परेशान है, किसी को विदेश जाना है नौकरी के लिए, काम धंधे के लिए या पढ़ाई के लिए, लेकिन उनका वीजा नहीं लग रहा। कुल मिलाकर वर्तमान समय में समस्याएं ज्यादा बढ़ गई हैं। आदमी की परेशानियों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है, इसलिए हर आदमी परेशान सा दिखता है। ऐसे में स्वाभाविक है कि आदमी अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए या कोई हल उपाय जानने के लिए ज्योतिषी के पास अवश्य जाता है। अब ऐसे में जो उसको उपलब्ध है उस ज्योतिषी के पास जातक पहुंच जाता है। अब यह उसकी किस्मत पर निर्भर करता है कि उसको ऐसा ज्योतिषी मिले जो कि सही सलाह दे दे, या फिर वो ऐसे किसी के पास पहुंच जाए जिसको सारी समस्या ही शनि की 7.5, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, इन पर लगाकर अपना पल्ला झाड़े और कुछ पूजा पाठ उपाय बता दे कि तेरे को तो शनि की 7.5 चल रही है, या मांगलिक दोष है, या काल सर्प दोष है, या काल सर्प दोष है। इस तरह के कुछ भी दोष बताकर वह पूजा पाठ बता देता है और बात वहीं की वहीं रह जाती है। अब किस्मत हुई तो कोई अच्छा योग्य विद्वान भी मिल जाता है जो उसको सही समस्या बता दे और उसका कुछ निदान उपाय भी बता दे, पर यह सब किस्मत पर निर्भर करता है। अब सवाल यह है कि वाकई में ज्योतिषी कौन बन सकता है और सफल ज्योतिषी कौन कैसे बन सकता है, बात इस पर हो रही है। वैसे आजकल तो ज्योतिष के महाविद्यालय भी बहुत खुले हुए हैं, सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं, जहाँ साल 6 महीने किताबों में लिखी लिखाई बातें पढ़ाकर फिर एग्जाम लेकर और उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। हमारा मानना है कि इस तरह से किताबें पढ़कर और डिग्री लेकर कोई योग्य ज्योतिषी नहीं बन सकता। ज्योतिषी बनने के लिए एक आत्मज्ञान की जरूरत होती है। हमारे पास भी ज्योतिष सीखने के लिए कई छात्र आते हैं, कई हमारे पास पढ़ते भी हैं। उनमें से कई तो ऐसे बेतुके सवाल पूछते हैं और सबसे कॉमन सवाल उनका होता है कि मैं कितने दिन में सीख जाऊंगा, या आप मुझे कितने दिन में सिखा देंगे। तो हम यही जवाब देते हैं कि यह तो तुम पर निर्भर है, चाहे तो 1 मिनट में सीख जाओ, चाहे 1 महीने में सीख जाओ, चाहे साल भर में सीख जाओ, या उम्र भर सीखते रहो तो भी नहीं सीख पाओगे। जिसकी कुंडली में योग हैं वह तो निश्चित ही तुरंत पकड़ लेगा। उसको आप एक बात समझाएंगे, वो उससे आगे की 5 बातें अपने आप समझ लेगा। लेकिन इसके लिए कुछ योग होने चाहिए कुंडली में, और हम तो किसी भी छात्र को सिखाना शुरू करते हैं उसके पहले उसकी कुंडली देख लेते हैं कि यह सीख भी पाएगा या आगे जाके हमारा नाम ही खराब करेगा। और जिसकी कुंडली में योग नहीं मिलते उसको हम हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेते हैं कि भाई तू और कहीं सीख ले, मेरे से नहीं सिखाया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं एक ज्योतिषी बनने के लिए कुंडली में क्या क्या योग चाहिए। यदि आपकी कुंडली में भी ये योग मौजूद हैं तो आप एक परफेक्ट ज्योतिषी बन सकते हैं। अब देखिए, कुंडली का तीसरा भाव होता है ज्योतिष का। कुंडली का तीसरा भाव होता है ज्योतिष का। अब ये तीसरा भाव कैसे? जैसे मान लीजिए किसी का
तृतीयेश के नक्षत्र में ही जन्म हो, या तृतीयेश उच्च का हो, या नक्षत्र स्वामी की उच्च तीसरे भाव में हो। इस तरह से उसका तीसरा भाव प्रबल हो जाएगा, यानी उसमें ज्योतिष के प्रति जिज्ञासा और समझ और उसको जानने की ललक बढ़ जाएगी। ऐसा जातक ज्योतिष के प्रति अथाह रुचि रखने वाला हो जाता है। जब आपकी जिज्ञासा और रुचि जिस भाव में हो गई तो फिर उसको सीख लेना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं होता। यानी पहली बात कि तृतीय भाव मजबूत होना जरूरी है, वो किन्हीं भी कारणों से हो रहा हो। फिर तृतीय भाव के साथ जब पंचम का संयोग हो जाए, यानी तृतीय और पंचम दोनों भावों का संयोग हो जाए, तो ऐसा आदमी, ऐसा जातक एक परफेक्ट ज्योतिषी बनता है और आत्मवान ज्योतिषी बनता है। ये नाम, धन, यश, मान सब कमाएगा और इसकी दी गई सलाह से लोगों को फायदा भी होगा, उनका भला भी होगा, क्योंकि यहाँ पंचम रूपी प्रकाश मौजूद है इसके पास। तृतीय और पंचम एक ज्योतिषी के लिए बहुत सुंदर स्थिति बनाते हैं। अब तृतीय भाव ज्योतिष का होता है। हमने बताया कि तृतीय के साथ पंचम जुड़ गया तो एक सफल और योग्य ज्योतिषी बन जाता है। अब मान लीजिए तृतीय है तो ज्योतिषी तो बन जाएगा, लेकिन तृतीय के साथ एकादश का संबंध हो गया तो क्या होगा? अब किसी ज्योतिषी का तृतीय के साथ एकादश जुड़ा है तो उसके वचनों से, उसके सलाह से किसी का भला होने वाला नहीं है। उसमें सच्चाई रत्ती भर भी नहीं होगी, कोरी लफाजी ही होगी। अब इस तृतीय और एकादश संबंध वाले ज्योतिषी की दशाएं मान लीजिए धनयोग की चल रही हैं, इसकी कुंडली में ज्योतिष से धन कमाने की स्थितियां बनी हुई हैं, तो यह धन तो कमा लेगा, लेकिन इसकी सलाह से किसी का भला नहीं होगा, इसमें आंतरिक ज्ञान नहीं होगा। और ऐसे लोगों की कमाई का ग्राफ भी उनकी दशाओं, अंतरदशाओं के ग्राफ के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। अब एक और स्थिति देखिए कि एक सफल और वचन सिद्ध ज्योतिषी आदमी कैसे बन सकता है, क्या योग होना चाहिए। यदि मान लीजिए किसी कुंडली में लग्न, चतुर्थ, पंचम और द्वादश इनका संबंध हो जाता है, तो ऐसा जातक एक सफल यशमान प्राप्त ज्योतिषी बनेगा और इससे यशमान के साथ साथ धन भी कमाएगा। यानी ऐसे व्यक्ति का ज्योतिष से संबंध हो तो वह प्रख्यात ज्योतिषी बन जाता है और यशमान तो यहाँ स्वाभाविक तौर पर उसको मिल ही जाएंगे और ऐसे ज्योतिषी द्वारा बोले गए वचन ही सामने वाले के लिए उपाय बन जाएंगे, उसकी आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब इसका आप कारण समझ लीजिए। चतुर्थ भाव है जनता का और 12वां भाव है जनता का गुरु। चौथे भाव से 12वां भाव 9वां हो जाता है, यानी जनता का गुरु। तो यह जनता के लिए गुरु हो गया। गुरु को इसीलिए सर्वदा शुभ कहा गया है, इसके द्वारा बोले गए वचन ही गुरु तुल्य सिद्ध होते हैं जनता के लिए। यानी जो इसके पास सलाह लेने आया उसके लिए इसकी सलाह गुरु तुल्य आशीर्वाद सिद्ध होती है, तो इसके वचन ही कल्याणकारी सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ पर चतुर्थ और द्वादश के अलावा लग्न और पंचम का भी संबंध जुड़ा हुआ है। लग्न से इसको यश, मान, इज्जत मिलती है। पंचम से इसको प्रकाश, इसको साफ दिखाई देता है। इसकी आत्मा में सामने वाले की बात को समझने की, उसकी समस्या को समझने का एक मादा होता है, यानी इसके पास प्रकाश होता है, इसकी आत्मा जागृत होती है। ऐसे ज्योतिषियों में छल कपट लफाजी नहीं होगी और यूं भी इसको धन की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे ज्योतिषी छल कपट से दूर रहते हैं, इनको तोता मैना उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके पास एक अंदरूनी ज्ञान भी होता है। ज्योतिष के सिद्धांतों के समझ के साथ साथ ये अपने अंदरूनी ज्ञान से काम करते हैं। अब आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। ऐसे और भी कई उदाहरण दूसरे ग्रह भी बना देते हैं, लेकिन यहाँ आप तुला लग्न में शनि प्रथम भाव में बैठा हो, इसको आप देखिए इसकी क्या स्थिति बनती है। और इस शनि की दशा जब भी आ गई इस व्यक्ति के जीवन में, तो यह एक सफल और यशमान प्राप्त ज्योतिषी बन जाएगा। अब शनि लग्न में बैठा है तो लग्न तो बढ़ ही जाएगा। चतुर्थेश पंचमेश ये खुद है, तो चतुर्थ और पंचम भी मिल गया।
अब यहाँ शनि 10वीं दृष्टि से दसम भाव यानी इसके कर्म को खत्म करेंगे और वहां मौजूद कर्क राशि यानी चतुर्थ भाव खुद के भाव को ही फिर वो ज्यादा मजबूती से बढ़ा देंगे। और चतुर्थ होता है जनता, तो इसका चतुर्थ भाव प्रबल हो जाएगा। लगन, चतुर्थ और पंचम ये इसके बहुत मजबूत हो गए हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ 12वां भाव कैसे बढ़े। बिल्कुल सही सवाल आपका। तो एक सूत्र आपको सूक्ष्म रूप में यहाँ बता देते हैं। विस्तारित रूप से तो आपको धनयोग वाले चैप्टर में ये बताएंगे, कोई भी ग्रह जिसकी दशा चल रही हो उसकी दशा काल में धन हमेशा उस भाव से आएगा जिस भाव से वह दूसरा बैठा होगा, क्योंकि दूसरा भाव धन का होता है। कुंडली में दूसरा भाव धन का माना गया है। इसी तरह जिस ग्रह की दशा चल रही है वो जिस भाव से दूसरा बैठेगा उसी भाव से धन देगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यह शनि तुला लग्न में ही बैठा है, तो लग्न होगा 12वें भाव से दूसरा। और हमने पहले आपको बताया कि 12वां भाव चौथा यानी जनता का गुरु होता है, तो इसको पैसा आएगा गुरुत्व से, जनता का गुरु बनके इसको पैसा आएगा। तो धन की इसको कभी कमी नहीं रहती है। इसको तोता उड़ मैना उड़ वाली स्थिति नहीं आएगी कि ये शनि की 7.5 लगाए, काल सर्प दोष लगाए, मंगल दोष लगाए या और कुछ आलतू फालतू काम करके इसको धन कमाना पड़े। इसके पास चतुर्थ और पंचम और लग्न और द्वादश चारों भाव मौजूद हैं। एक ज्योतिषी के लिए यह बहुत सुंदर स्थिति बन जाती। और यही शनि मान लीजिए नक्षत्र स्वामी हो तो क्या कहना, ये तो पैदाइशी ज्योतिषी है, मतलब सर्वज्ञानी ज्योतिषी जिसको कहते हैं, प्रकाशित आत्मा वाला वचन सिद्ध ज्योतिषी होता है अगर ये नक्षत्र स्वामी हो तो। नहीं तो जब भी इसकी दशा आएगी उस काल में ये जनता का गुरु तो बन ही जाएगा। और सही सलाह इसकी अनमने मन से बोली गई वाणी भी जनता के लिए अमृत तुल्य सिद्ध होती है। ये एक सफल ज्योतिषी होते हैं। हमने आपको कतिपय ऐसे योग बताए हैं ज्योतिषी बनने के जो कि अक्सर मिल जाते हैं कुंडली। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी दशाएं आती हैं। ये तो हमने तुला लग्न के शनि का उदाहरण रूप में आपको बताया, लेकिन अन्य ग्रह भी ऐसी स्थिति बना देते हैं। तो आपको भी अगर ज्योतिष सीखने का प्रोफेशन के रूप में करने का शौक है तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपको ये दशाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, इनमें से कोई योग मौजूद है या नहीं है। उस हिसाब से आप इस पे समय व्यतीत करेंगे तो बहुत अच्छा प्राप्त कर पाएंगे। और शास्त्रों में, किताबों में तो दुनिया भर के ज्योतिषी योग लिखे हुए हैं, उनसे कुछ भी नहीं होना जाना, ये आप पक्का समझ लीजिए। उन पे करके अपना समय बर्बाद करना अलग बात है। बाकी एक सफल और यशवान प्राप्त ज्योतिषी बनना है तो जो हमने आपको योग बताए आप इन पे ध्यान दीजिए। अगर ये आपकी कुंडली में मौजूद हैं या कोई ऐसी दशा अंतरदशाएं निकट भविष्य में आने वाली हैं आपको, तो आप निश्चित तौर पर इस प्रोफेशन में आगे जा सकते हैं। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं, फिर अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।